राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद आवर न्यू एपिसोड। एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप इतने सारे तो लाइक कर सकते हैं ना, हर एक बंदा सिर्फ लाइक करे तो भी चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। रुद्रांश रुद्र को हैरानी से देखता है। रुद्र रुद्रांश को देखते हुए कहता है, आई एम टाइगर एंड टाइगर एक जानवर है। इट मीन्स मैं एक जानवर हूँ, ना कोई इंसान। बोलते ही वह अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। कमरे में पहुंचते ही रुद्र पहले शॉवर लेता है और फिर पैंट पहनकर बेड पर लेट जाता है। वह इस वक्त शर्टलेस था और उसका टाइगर उसके बेड पर सो रहा था। रुद्र जैसे आंखें बंद करता है, उसके सामने आव्या का चेहरा दिखने लगता है। रुद्र कुछ पल आंखें बंद रखकर ही अचानक आंखें खोल फोन को उठाकर गूगल में सर्च करता है, हाउ टू आस्क अ गर्ल टू स्पेंड टाइम विद हर। यह सर्च करते ही उसके सामने बहुत कुछ दिखने लगते हैं, जैसे लड़की को अपने प्यार में कैसे पागल किया जाए, जो रुद्र पार कर देता है। फिर लड़की को प्रपोज करने के लिए दिया हुआ था। बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत ध्यान से देख रहा था। काफ़ी देर बाद वह एक वीडियो प्ले करता है जिस पर एक लड़का लड़की को कॉफ़ी के लिए प्रपोज कर रहा था। काफ़ी देर तक वह वीडियो देखता है और फिर फ़ोन बंद करके आंखें बंद कर लेता है। रुद्र ने आज तक किसी लड़की को साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था, जिसकी वजह से वह उसे गूगल का सहारा लेना पड़ रहा था, वह जानने के लिए कि किसी लड़की को कैसे ट्रीट करना चाहिए। रुद्र ने वीडियो को देख लिया और अब देखना ये था कि वह किस तरह से आव्या से कहेगा। सुबह हो चुकी थी और आज आव्या का हॉस्पिटल जाने का थोड़ा भी मूड नहीं था। आव्या अव्यान के कमरे में जाती है और देखती है सहस्रा अपने गीले बालों को आईने के सामने खड़ी होकर पोंछ रही है। आव्या बेड पर बैठते हुए कहती है, भाभी मैं सोच रही हूँ आज कहीं घूमने चलें, आप मेरे साथ जाएंगी? सहस्रा आव्या को मायूसी से ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं हम नहीं जा सकते, हमें पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आव्या तुरंत उठकर सहस्रा के पास जाते हुए परेशान भरी लहजे में कहती है, पेट में दर्द ज़्यादा हो रहा है क्या? मुझे देखने दीजिए। सहस्रा आव्या के यूँ परेशान होने से एकदम से जवाब देती है, नहीं वो हमारा वो स्टार्ट हो गया ना, तो वही है, हमें बहुत दर्द होता है। यह सुनकर आव्या की परेशानी कम हो जाती है और वह कहती है, इसकी भी मेरे पास दवाई है, आप खाकर आराम कर लेना। सहस्रा बस हाँ में सर हिला देती है। आव्या सहस्रा को दवाई लेकर देती है और खुद सक्सेना हाउस से निकल जाती है, क्योंकि ध्रुवंश को भी अपने माफिया वर्ल्ड में काम था, तो वो आव्या अकेले ही निकल जाती है। आव्या अकेले ही जाकर जगह घूमने लगती है, पर उसे क्या पता वो अकेले नहीं थी, उसके साथ हमेशा उसका सन की आशिक पागलों की तरह उसके पीछे रहता था, भले वे आव्या के पास होने पर दिखाता नहीं था। रास्ते में एक पानीपुरी के ठेले पर आव्या खड़ी थी। पानीपुरी देख उसके मुंह में पानी आ रहा था। वह जल्दी से पानीपुरी वाले को देखती रहती है, भैया जल्दी से पानीपुरी लगा दीजिए। पानीपुरी वाला आव्या को एक बाउल देता है और उसे पानीपुरी देने लगता है। आव्या बड़ा सा मुंह खोले पानीपुरी खाने लगती है। वहीं जीप में बोनट पर बैठा रुद्र उसे पानीपुरी खाते हुए ठीक से कहता है, हाउ डिस्गस्टिंग। आव्या खा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र अचानक रुद्र पर पड़ती है। वह जैसे ही रुद्र को देखती है, रुद्र उसकी तरफ देखने लगता है जैसे उसने आव्या को देखा ही ना हो, दूसरी तरफ देखने लगता है। आव्या उसे देखते हुए जोर से चिल्लाती है, हेलो खड़ूस। वहाँ आसपास लोग सब सुनने लगते हैं, आव्या को देखने लगते हैं, पर रुद्र ऐसा दिखाता है जैसे उसने सुना ही ना हो। आव्या बाउल रखती है और जल्दी से पानीपुरी वाले को पैसे देकर रुद्र की ओर बढ़ने लगती है। आव्या रुद्र के पास पहुँचते ही कहती है, बहरे हो गए हो क्या? मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। रुद्र आव्या को देखते हुए कहता है, वाई। रुद्र के सवाल भरी बात सुनकर आव्या की भौहें चढ़ जाती हैं। वह रुद्र को घूरते हुए बोली, इतना रूड, ऐसे रूड बनते रहे ना तो सिंगल ही बुड्ढे मर जाओगे। एंड बाय द वे, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें बुलाने का। वो तो उस दिन तुम्हारे मेरी हेल्प की थी ना, तो मैं सोचा तुम्हारे से बात कर लूँ, पर तुम तो। बोलते ही आव्या जाने लगती है। आव्या एक कदम आगे बढ़ाती है, तभी रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। आव्या मुड़कर रुद्र के पकड़े हुए हाथ को देखती है, फिर रुद्र को। रुद्र तुरंत आव्या का हाथ छोड़कर अपने सिर पर उंगली रब करते हुए कहता है, हेल्प के बदले मुझे कुछ चाहिए।
आव्या भौहें चढ़ाते हुए अपने हाथ कंधे पे कहती है, क्या चाहिए? रुद्र बहुत ही सीरियस होकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चल सकती हो? रुद्र का चेहरा एकदम कोई नहीं कह सकता था कि वह एक लड़की को कॉफ़ी के लिए इनवाइट कर रहा है। आव्या रुद्र को घूरते हुए देखने लगती है। वहीं रुद्र को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मतलब जब कोई लड़का किसी लड़की को किसी चीज़ के लिए पूछता है तो चेहरे पे एक नर्वसनेस होती है, लेकिन रुद्र के चेहरे पे ऐसा कुछ नहीं था। आव्या बहुत देर तक उसे घूरती है और फिर कहती है, एक लड़की को कॉफ़ी के लिए प्रपोज कर रहे हो तो अपने एक्सप्रेशंस तो सही करो। इतना सीरियस होकर कौन कॉफ़ी के लिए पूछता है? बोलते हुए आव्या थोड़ा चिढ़ सी जाती है। रुद्र सपाट से जवाब देता है, मुझे नहीं आता, जैसा आता है मैंने बोल दिया। आव्या कुछ देर तक रुद्र को घूरती है, फिर अचानक उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वह जवाब में कहती है, चलो चलो। बोलते ही आव्या रुद्र की जीप में चढ़कर बैठ जाती है। रुद्र भी आगे बढ़कर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। आज वह धीर के साथ नहीं था। बैठते ही वह जीप स्टार्ट करता है। कुछ देर बाद दोनों कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। आव्या कॉफ़ी पीते हुए मुस्कुराकर शॉप को देख रही थी, जिसमें पेड़ पौधे ज़्यादा दिख रहे थे। मतलब कुदरत का नज़ारा ज़्यादा दिख रहा था। वहीं रुक एक टक बस आव्या के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहा था। एक लड़का जो कॉफ़ी सर्व करने का काम करता है, वह कॉफ़ी देने के जा रहा था कि तभी कुछ लड़के जो आव्या से साइड पर बैठे थे, उनमें से एक अपना पैर अड़ा देता है, जिससे वह कॉफ़ी सर्व करने वाला लड़के का बैलेंस बिगड़ जाता है और कॉफ़ी से छूटकर आगे काव्या की ओर गिरने वाला होता है। पर रुद्र तुरंत आव्या का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे आव्या सीधे रुद्र के ऊपर गिरती है और उसका पकड़ा हुआ पूरा गर्म कॉफ़ी रुद्र के ऊपर गिरता है। आव्या के ऊपर गिरने वाला कॉफ़ी चेयर पर गिरकर आव्या के पैर पर थोड़ा छिटक जाता है, जिससे उसके मुंह से आह निकल जाती है। आव्या ने इस वक्त एक वन पीस पहना था जो घुटनों से थोड़ा नीचे था और ऊपर से एक जैकेट पहनी थी। आव्या की आह सुन रुद्र का फेस एकदम डार्क हो जाता है और उसे अपने ऊपर गिरी कॉफ़ी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आव्या के पैर पर हल्के एक छींटे से रुद्र के खून जैसे लाल आंखों से उस लड़के को देखता है। कॉफ़ी देने वाला लड़का घबराते हुए माफ़ी मांगते हुए बोलता है, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मैम, पता नहीं मेरा पैर किस चीज़ से। बोलते ही वह बहुत ज़्यादा डर रहा था। वहीं वो लड़कों का ग्रुप जिसमें से एक ने पैर अड़ाया था, वह हंसने लगता है। रुद्र उन सबको सिर टेढ़ा किए देखता है और अपने बैग से गन निकालने लगता है। तभी उसे आव्या की आवाज़ आती है, तुम्हारा कंधा। आव्या की आवाज़ सुनते ही रुद्र गन छोड़कर पॉकेट से गॉगल्स निकालकर अपनी आंखों पर गॉगल्स लगा लेता है, क्योंकि अब तक उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। अगर इस वक्त कोई भी उसकी आंखों को देख लेता तो उसकी जान चली जाए। रुद्र आव्या को यह नहीं दिखाना चाहता। आव्या खुद को संभालते हुए उठती है और रुद्र के कंधे को देखती है, जिस पर गर्म कॉफ़ी करने की वजह से उसमें से धुआं निकल रहा था और उसके रुद्र को थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा था। आव्या रुद्र के कंधे को देखती है और फिर उन लड़कों की तरफ जाती है जो हंस रहे थे। आव्या उन सब के पास जाती है और पैर फैलाए लड़के का कॉलर पकड़ लेती है। आव्या ने यह नहीं देखा कि किसने पैर अड़ाया था और किसने नहीं। जो लड़का उसे पैर फैलाए बैठा देख रहा था, उसको ही आव्या ने कॉलर पकड़ लिया। आव्या उसके कॉलर को पकड़ गुस्से से देखती है। वह लड़का आव्या को ऊपर से नीचे तक बहुत ही गंदी नज़र से देखता, जो देखकर रुद्र से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रुद्र की नसें ऐसे उभरने लगी जैसे अभी उड़कर बाहर आ जाएंगी। वह लड़का खड़ा होकर आव्या के कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है और बहुत ही बेशर्मी से कहता है, हे बेब, अगर मुझे पता होता इतनी सेक्सी गर्ल बैठी है तो मैं बीच में पैर नहीं अड़ाता। बोलते ही उसकी नज़र आव्या के सीने को झांकने को देखने लगता है। आव्या उसे धक्का देती है तो उसके साथ उसका पूरा ग्रुप हंसने लगता है। आव्या गुस्से की मुट्ठी भर लेती है और तभी उसकी नज़र एक वेटर पे जाती है जो गर्म चाय लेकर जा रहा था। आव्या तुरंत वेटर के से चाय लेती है और सीधे उस लड़के के ऊपर डाल देती है। वह लड़का चिल्ला उठता है। उसमें से उसका दोस्त आव्या को मारने के लिए हाथ बढ़ाता है कि तभी रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। आव्या रुद्र को देखती है। रुद्र उसके हाथ को मरोड़कर
पीछे करता उस लड़के की चीख निकल जाती है, जिसे बाकी सब भाग जाते हैं। आव्या उसे जोर का एक थप्पड़ लगाती है। उससे पहले रुद्र आव्या को हाथ पकड़ लेता है और आव्या रुद्र को नासमझी में देखती है। रुद्र उस लड़के को जोर से धक्का देता है और फिर आव्या को गोद में उठा लेता है। आव्या रुद्र की हरकत से हैरान रह जाती है। कॉफी शॉप से निकलते हुए आव्या छटपटाते हुए कहती है, क्यों रोका मुझे? मुझे उसे मारना था और तुमने मुझे गोद में क्यों उठाया? मैं बची नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। रुद्र आव्या को जीप पर बैठाता और फिर खुद भी बैठकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आव्या के पैरों को देखने लगता है। आव्या के पैर में कई चीटें नहीं लगी थी, पर एक जगह हल्की लाल थी, जहाँ आव्या की हल्का छींटे पड़े थे। आव्या को पैर इतना ज़्यादा गोरा था कि हल्की गर्म लगते ही लाल हो गया। रुद्र आव्या के उस जगह से दवाई लगाने लगता है। आव्या यह देखकर रुद्र को देखने लगती है, जो बहुत ध्यान से उसके पैर पे दवाई लगा फूंक रहा था। हालांकि आव्या को जरा भी दर्द नहीं हो रहा था, फिर भी रुद्र का इतना केयर करना आव्या को उसे देखने पे मजबूर कर रहा था। आव्या बस रुद्र को देखती रहती है और रुद्र आव्या को दवाई लगाने के बाद सिर उठाकर देखता है। आव्या उसे देखकर तुरंत थोड़ा पास जाती है और रुद्र के शर्ट के बटन खोलने लगती है। रुद्र आव्या को एकटक देखने लगता है। आव्या रुद्र के कंधे को देखती है, जो लाल हो चुका था। आव्या भी अब रुद्र की दवाई लगाने लगती है। कुछ देर बाद आव्या रुद्र को देखना कर कहती है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें मुझे खींचने की? बहुत चल रहा होगा ना? बोलते ही आव्या थोड़ा दर्द भरी आंखों से उसके कंधे को देखती है। रुद्र अपने शर्ट के बटन लगाते हुए दूसरी ओर देखने लगता है। आव्या बस रुद्र को देखती जा रही थी। रुद्र अब आव्या को देखकर पूछता है, तुम ठीक हो ना? पूछते ही रुद्र के चेहरे पे भले एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन उसकी फिक्र आव्या के लिए काफ़ी दिख रही थी। आव्या धीरे से सिर हिलाते हुए रुद्र फिर घूमकर कॉफ़ी शॉप को देखता है और अपने फ़ोन पर धीरे से एक धीर को मैसेज करता है, जो आव्या नहीं देख पाती। रुद्र मैसेज करते ही फ़ोन को आगे रखता है और आव्या को देखते हुए कहता है, तुम चल सकती हो ना? आव्या थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, बस हल्की छींटे पड़ी थी, पैर जला नहीं है जो मैं चल नहीं सकती। तुम इतनी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? रुद्र को बार बार एक ही सवाल करना आव्या को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। इसलिए वह जवाब देती है। वहीं आव्या का ऐसा जवाब देने से रुद्र कुछ पल आव्या के चेहरे को देखता है और फिर जीप स्टार्ट करता है। आव्या दूसरी तरफ देखने लगती है। वह अब भी काफ़ी शॉक में हुई इंसिडेंट को याद कर रही थी। रुद्र ने उन्हें इतनी आसानी से छोड़ दिया, यह सोचकर आव्या रुद्र को बहुत ही शरीफ, डिसेंट और झगड़ा ना करने वाला समझ रही थी। आव्या ने यह सब सोचते हुए कहती है, तुम सच में इतने डिसेंट हो कि खुद तो किसी को मार नहीं सकते और मुझे भी मारने नहीं दिया। तुम्हें पता है, अगर उसे मेरे हाथ का थप्पड़ पड़ता तो एकदम चटाक से आवाज़ आती। बोलते हुए आव्या के चेहरे पे एक एक्साइटमेंट देखने लगती है, पर पल भर में वह गायब भी हो जाती है। वह मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से मैं उस थप्पड़ की आवाज़ नहीं सुन पाई। वह जैसे ही वह बोलती है, अचानक रुद्र जीप रुकता है। आव्या थोड़ा आगे झुक जाती है, फिर सीधी होकर रुद्र को घूरते हुए कहती है, ये क्या है? रुद्र आव्या को देखते हुए कहता है, तुम्हें थप्पड़ की आवाज़ सुनी है ना? आव्या कंफ्यूज होकर रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, स्लैप मी। रुद्र की बात सुनकर आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वे एकदम जोर से चिल्लाया, व्हाट? रुद्र आव्या के हैरान भरे चेहरे को देखकर कहता है, गाल चाहे उसका हो या मेरा, थप्पड़ की आवाज़ सेम सुनाई देगी, सो स्लैप मी। आव्या भी हैरान चेहरा और ज़्यादा हैरान हो जाता है। रुद्र आव्या के विश पूरी करने के लिए खुद के थप्पड़ मारने को कह रहा था। ये सदकीपन से ज़्यादा था। कोई भी आशिक कुछ भी कर ले, लेकिन अपने आप को थप्पड़ मारने को कभी नहीं कहेगा। आव्या बहुत ज़्यादा हैरान थी। फिर अचानक उसे होश आता है और वो कहती है, पागल वागल हो गए हो क्या? मुझे लगता है तुम्हें अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। बोलते ही आव्या रुद्र से नज़रें हटाकर दूसरी तरफ देखती है। फिर रुद्र भी से कहता है, आवाज़ नहीं सुनी तुमने? आव्या जल्दी से सिर हिलाकर कहती है, नहीं, मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनी। तुम गाड़ी चलाओ, मुझे घर जाना है।
रुद्र आव्या का एक नज़र देखकर स्टार्ट करता है। वहीं आव्या कभी कभी रुद्र को देखती है और फिर दूसरी तरफ देखती है। ऐसे ही सफ़र तय होते हुए दोनों मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वो था सक्सेना हाउस। आव्या घर को देखकर कहती है, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ रहती हूँ? कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे थे? बोलकर आव्या रुद्र को शक भरी नज़रों से देखने लगती है, पर रुद्र कोई जवाब नहीं देता। आव्या को भी उसके चुप होने से समझ आ जाता है कि अब ये नहीं बोलने वाला। आव्या जीप से उतरती है और फिर आगे बढ़ने लगती है, पर अचानक ही वह रुक कर मुड़कर रुद्र को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। आव्या रुद्र के पास जाकर कहती है, पहली मदद के लिए तो तुमने मुझे कॉफ़ी के लिए पूछा, अब आज को दूसरी मदद की उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? रुद्र की समझ नहीं आता कि आखिर वह आव्या से क्या मांगे। वह कुछ बोलता तभी आव्या कहती है, चलो ठीक है, मैं ही तुम्हें तुम्हारी तरफ से बोल देती हूँ। आज कॉफ़ी थी, कल लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, ओके? बोलते ही आव्या मुस्कुराते हुए घर में अंदर चली जाती है। रुद्र आव्या को बस देखता रहता है। कुछ देर तक तो वह वहीं रहता है, तभी उसकी नज़र ध्रुवंश पर पड़ती है। कुछ पल ध्रुवंश को देखकर रुद्र जीप स्टार्ट करता है और आगे बढ़ने को होता है। तभी आगे से आव्यान की कार रुकती है। आव्यान रुद्र को देखने लगता है, तो वहीं रुद्र भी आव्यान को देखे जा रहा था। रुद्र और आव्यान दोनों की नज़रें एक दूसरे मिलती हुई थी। रुद्र कुछ पल तक आव्यान को देखने के बाद अपना जीप पीछे करने लगता है। आज से पहले रुद्र ने कभी अपनी किसी गाड़ी को पीछे नहीं किया था। वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। वहीं आव्यान तो कभी पीछे हटता ही नहीं था, चाहे उसके सामने कोई भी हो। रुद्र का जीप को पीछे करना यही दर्श रहा था कि रुद्र ने आव्यान से हार मान ली है। लेकिन क्यों, ये सवाल ही रह गया। रुद्र आव्यान के दीवानों की तरह चाहता था। रुद्र आव्या को दीवानों की तरह चाहता था, लेकिन वह उसके लिए कभी नहीं झुकेगा, क्योंकि उसमें उसकी ताकत है कि वह आव्या को पा सके। वह भले आव्या के सामने झुक जाए, लेकिन आव्या के लिए किसी और के सामने कभी नहीं झुकेगा। रुद्र के जीप पीछे करने से आव्यान की कार आगे बढ़ती है और फिर सक्सेना हाउस के अंदर चली जाती है। रुद्र भी अब आगे बढ़कर वहाँ से चला जाता है। आव्यान कार से निकलकर गेट से बाहर देखता है और फिर रोनी को देखता है। रोनी आव्यान की नज़रों को समझ कहता है, अपडेट मिली है कि आव्या इनके साथ ही थी। लगता है वो आव्या को पसंद करता है, क्योंकि आव्या जहाँ जाती है वो उसके पीछे हमेशा रहता है। आव्यान आगे बढ़ते हुए कहता है, सारी डिटेल्स निकालो इसकी। रोनी जल्दी से आव्यान के पीछे जाते हुए कहता है, कोशिश की थी हमने, पर कुछ हाथ नहीं लगा। बहुत पावरफुल से इसकी सारी डिटेल्स हाइड है। आव्यान कुछ पल रुकता फिर कहता है, ओके, रैबिट की सिक्योरिटी हाई कर दो, बट ये हाइड रहनी चाहिए ना, रैबिट को पता हो ना, रैबिट को पता हो और ना ही किसी और को। रोनी हाँ बोलता है। आव्यान अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। आव्यान अपने कमरे में पहुंचते ही देखता है कि सहस्रा दर्द से अपना पेट पकड़कर बैठी थी, लेकिन वह जैसी आव्यान को देखती है वो तुरंत अपने हाथ को पेट से हटा लेती है और नॉर्मली बैठ जाती है। आव्यान एक नज़र उसे देखकर वॉशरूम में चला जाता है। सहस्रा फिर से अपने पेट को पकड़ कर कहती है, छी, इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है, क्या करूं? वह इतना ही बोलती है कि आव्या अंदर आकर सहस्रा की तरफ डार्क चॉकलेट बढ़ाते हुए कहती है, भाभी आपको इसमें ये है ना, तो इसलिए खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आव्या के यह बोलते वक्त आव्यान बाहर निकलता है। सहस्रा जैसे ही आव्यान को देखती है वो थोड़ा ऑकवर्ड सी हो जाती है। आव्या भी सिर घुमाकर आव्यान को देखी और फिर चॉकलेट को बेड पर रखकर आव्यान की ओर देखते हुए कहती है, भाई अब तो बात कर लो मुझसे, वैसे भी आप इतना कम बोलते हो। अगर आपने बात नहीं की ना तो मैं सच कह रही हूँ, मैं रो दूँगी। जैसे ही आव्यान यह सुनता उसे आव्या में काव्या की परछाई दिखती है। आदित्य अब काव्या को नाराज़ रहकर बात नहीं करता था, तो काव्या भी ऐसे ही बोला करती थी।
देखिए, अगर आपने मुझसे बात नहीं की तो मैं सच कह रही हूँ, मैं रो दूँगी। यह देखकर आव्या के गले लग जाता है और आव्या भी खुश होकर टाइटली आव्यान को पकड़ लेती है। आव्यान कुछ देर बाद आव्या के से अलग होकर उसके माथे पर चूम कर कहता है, तुम ठीक हो रैबिट? आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, आई एम फाइन भाई, बट भाभी ठीक नहीं है। उन्हें बहुत गंदा वाला पेट दर्द हो रहा है और आप उनसे कुछ पूछ भी नहीं रहे। बोलते हुए आव्या मुंह बनाकर आव्यान को देखती है और आव्यान सहस्त्रा को देखता है। सहस्त्रा हड़बड़ा सी जाती है। वह सिर झुकाकर कहती है, नहीं, हम ठीक हैं। सहस्त्रा के ठीक बोलते से आव्यान दूसरी तरफ देखने लगता है। आव्यान दोनों को एक नज़र देखती है और फिर दोनों को बाय बोलकर चली जाती है। आव्यान चेंजिंग रूम में जाकर ड्रेस चेंज करता है और फिर सहस्त्रा को बिना देखे कमरे से निकल जाता है। सहस्त्रा का दर्द भरा चेहरा उदासी भरे चेहरे में तब्दील हो जाता है। एक कमरे में काफ़ी सारे लड़कों को बांध कर रखा हुआ है, कुछ लड़कों को, और वे चिल्लाते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें किस लिए और ऐसा बांध कर रखा जा रहा है, क्यों? वह खड़े बॉडीगार्ड बिल्कुल रोबोट की तरह खड़े होकर चुप है, जैसे उन सब की बातें सुनाई ही ना दे रही हों। तभी कमरे में अंदर चलते हुए किसी ने आने की आवाज़ आई। सभी लड़के उस ओर देखते हैं। कदमों की आवाज़ उनकी ओर ही बढ़ती ही जा रही थी। अंधेरे के बीच एक चेहरा उभर कर आता है जो रुद्र को बहुत खतरनाक चेहरा था, और जो सारे लड़के वही ग्रुप थे जो आज कॉफ़ी शॉप में थे। रुद्र सभी को अपने एकदम डार्क एक्सप्रेशन से देखता है। उसकी नज़र एक लड़के पर टिक जाती है। रुद्र उस लड़के को जैसे ही देखता है उसे उसकी हरकतें याद आती हैं। वह लड़का था जिसने अपने पैर को अड़ाकर कॉफ़ी गिराया था, और ये लड़का था जिसने आव्या की कमर को पकड़कर करीब खींचा था। रुद्र अपना हाथ आगे करता है तो धीर एक बहुत ही धार चाकू देता है जो रेस्टोरेंट में यूज़ किया जाता है। रुद्र चाकू पकड़कर धीर को कुछ इशारा करता है। धीर जल्दी से आगे बढ़ता है और उस लड़के का हाथ खोलकर पकड़ लेता है, और उस लड़के के दो बॉडीगार्ड पकड़ लेते हैं और धीर उसके हाथ को पकड़कर एक मशीन में रखता है जिसे वह हिल तक नहीं सकता था। वह लड़का चाकू की धार देख खुद के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर उसकी कोशिश बिल्कुल नाकामयाब थी। उस लड़के की हथेली उस मशीन में टेबल पर रखी हुई थी। रुद्र चेयर पर बैठता है और कुछ देर में उसकी हथेली को देखकर जोर से चाकू मारता है। कमरे में उस लड़के की दर्दनाक चीख निकल जाती है, जिससे बाकी सब लड़के डर से कांप उठते हैं। रुद्र उनके हाथ को देखता है जो अब उसके शरीर से अलग हो चुके थे। रुद्र उसे उठाता है और उसके पास बैठकर टाइगर को देता है। टाइगर उसे खाने लगता है। रुद्र का हाथ खून से भरा था। रुद्र की नज़र अब उस लड़के के पैर पर जाती है। वह सिर टेढ़ा किए उसके पैर को देखता है। वह लड़का ऐसी दर्द में तड़प रहा था, और अब रुद्र की ऐसी नज़र देखकर उसकी चिल्लाने को भी हिम्मत नहीं हो रही थी। रुद्र खून से लथपथ चाकू को उसके पैरों पर पहुंचता है और चाकू को देखकर वह धीर की ओर देखने लगता है। इस बार धीर रुद्र की ओर तलवार बढ़ाता है और धार से चमक रही थी। कुछ ही पल में फिर एक बार उस कमरे में दर्दनाक चीख कुछ उठती है। रुद्र के चेहरे पर खून के छींटे पड़ते हैं और उसका पूरा शर्ट खून से रंग चुका होता है। रुद्र तलवार के खून को फिर एक बार अपने हाथ से पोंछता है और फिर अपने हाथ टाइगर की ओर बढ़ा देता है। टाइगर रुद्र के खून से सने हाथ को चाटने लगता है। वहीं रुद्र उस लड़के के पैर को देखता है जो कटकर उससे अलग किया था। रुद्र अब उस लड़के को और देखता है जिसकी ये सब कुछ देख डर से हालत खराब हो चुकी थी। एक तो डर से बेहोशी हो गया है। रुद्र धीरे से कुछ इशारा करता है, फिर उठकर जाने लगता है। उसका टाइगर उसके पीछे पीछे दौड़ता है। रुद्र अपने कमरे में जाता है। आज फिर रुद्र को खून से सना हुआ देखकर रुद्राक्ष धीरे से कहता है, इसे रोज खून से नहाना पसंद है क्या? इसे खून तो मैं भी नहीं करता था, इतने खून तो जितना ये करता है। लगता है कुछ ज़्यादा ही क्रूअल और हार्टलेस बना दिया है मैंने इसे। दूसरी तरफ रात के सोते हुए भी सहस्रा दर्द
का सामना कर रही थी। वह अपने पेट पर हाथ रख के दर्द से आवाज़ निकाल रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता और अव्यान अंदर आकर कुछ फाइल को कबर्ड में रखता है और उसे सहस्रा के मुंह से दर्द से निकलती आवाज़ें सुनाई देती हैं। अव्यान सहस्रा को देखते जो सो रही थी और उसके बावजूद अपने पेट पर मालिश कर रही थी। अव्या सहस्रा की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और फिर पास जाकर बेड पर बैठ जाता है। अव्यान अपने हाथ बढ़ाकर उसके पेट पर बहुत धीरे धीरे दबाने लगता है। सहस्रा जो अपने हाथ चला रही थी वह रुक जाती है और कुछ पल में अव्यान सहस्रा के हाथ को पकड़कर बेड पर रखता है। अव्यान सहस्रा के पेट को फिर से धीरे धीरे दबाने लगता है। सहस्रा का पेट बहुत सॉफ्ट था। सहस्रा अब बहुत राहत से सो रही थी। अव्यान सहस्रा को बैठाकर गले लगाता है और उसके पल्लू को हटाकर पीठ से होते हुए कमर को बहुत धीरे धीरे दबाता है। सहस्रा नींद में कसमसाते हुए अव्यान के गर्दन पर चेहरा छिपाती है। नींद में होने की वजह से उसकी सांसें अव्यान को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। ऐसा होने से अव्यान की सांसें भी तेज हो जाती हैं और वह आंखें बंद कर खुद को संभालता है। काफ़ी देर बीत जाती है। अव्यान अब धीरे से सहस्रा को बेड पर लेटाता है। अचानक उसकी नज़र सहस्रा के ओठ पर थोड़ी नीचे एक छोटे से तिल पर जाती है। इस वक्त सहस्रा बेड पर लेटी थी। वहीं अव्यान का एक हाथ सहस्रा के पीठ पर था। वह बिल्कुल उसके ऊपर उसके बहुत करीब था। अव्यान तिल को देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वह अपने होठों से उस तिल को चूमने ही वाला था कि एकदम से उसे कुछ याद आता है। वह सहस्रा से दूर हो जाता है। अव्यान सहस्रा को अच्छी तरह से लेटाकर अपने हाथ को निकालता है और फिर कुछ पल सहस्रा को देखने के बाद वह कमरे से निकल जाता है। अगले दिन अव्या इस वक्त घर से थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, जिसने जीन्स के साथ क्रॉप टॉप और ब्लैक जीन्स जैकेट पहनी थी। बालों को खुला छोड़ा था और आंखों को छुपाते हुए गॉगल्स पहनी थी। सिर पर एक कैप थी। अव्या टाइम देखते हुए खुद से कहती है, कहाँ रह गया ये खड़ूस इंसान? कल जल्दी जल्दी में मैंने उसका नंबर भी नहीं लिया। बोलते ही वह इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे ब्लैक कार आती हुई दिखती है। आव्या कार को अपनी तरफ आता हुआ दिखती है। कार उसके पास पहुंचते ही रुक जाती है। आव्या कार को घूरते हुए दिखती है। रुद्र ग्लास नीचे करके आव्या को देखता है। आव्या रुद्र को देखते ही शिकायती लहजे में कहती है, इस बंद गाड़ी में मुझे कोई लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जाना? यह सुनकर रुद्र एक बटन प्रेस करता है और कार का डिज़ाइन अब चेंज होने लगता है। आव्या हैरानी से कार को देखने लगती है। अब कार एक ओपन डिज़ाइन वाली कार बन गई थी। आव्या यह देखकर खुश होकर जल्दी से दूसरी तरफ आकर बैठ जाती है। रुद्र उसके बैठते ही कार स्टार्ट करता है। आव्या उसे देखती है। इस वक्त रुद्र एक चॉकलेट बॉय लग रहा था। आव्या उसे देखकर कहती है, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? रुद्र कुछ देर तक तो शांत रहता है और फिर जवाब देता है, आई डोंट नो गर्लफ्रेंड किसे बोलते हैं। अव्या यह सुन रुद्र को अजीब नज़रों से ऊपर से नीचे देखती है। उसे लग रहा था कि रुद्र उसके झूठ बोल रहा है, लेकिन सच में रुद्र की कोई गर्लफ्रेंड के बारे में थोड़ा भी आइडिया नहीं था। वह तो ना कभी स्कूल गया था और ना ही कॉलेज। उसने जितनी भी पढ़ाई की थी वह घर पर ही रहकर की थी। यहाँ तक कि उसके कोई एग्ज़ाम भी नहीं दिया था, पर पढ़ाई की कोई भी सर्टिफिकेट उसके पास नहीं थी। उसका मानना था कि सीखना ज़रूरी है, ना कि अपनी पढ़ाई की कोई सर्टिफिकेट। खैर, रुद्र को ऐसे जवाब देने से आव्या उसे कहती है, गर्लफ्रेंड ये लड़की जिसे हम प्यार करते हैं, अब ये मत पूछना कि प्यार क्या होता है। रुद्र सपाट कहता है, डोंट नो, और मुझे जानना भी नहीं है। आव्या यह सुनकर कुछ पल रुद्र को देखती है और फिर आगे देखने लगती है। कुछ पल बाद रुद्र ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए खड़ी हो जाती है और हवाओं के झोंकों को आनंद लेने लगती है। रुद्र आव्या की ओर देखता है। तभी उसकी नज़र आव्या की खुली कमर पर चली जाती है, जो क्रॉप टॉप और जैकेट के ऊपर होने की वजह से दिख रही थी। रुद्र की पकड़ स्टीयरिंग पर कस जाती है। उसका चेहरा सर्द हो जाता है। रुद्र अचानक कार रोकता है और उसने आव्या संभल नहीं पाती और रुद्र के ऊपर ही गिर जाती है।
आव्या जल्दी से रुद्र के ऊपर से हट कर कहती है, ये क्या हरकत है? रुद्र अपनी जैकेट को निकालता है और बिना देखे आव्या को देते हुए कहता है, इसे पहन लो। आव्या कंफ्यूज होकर रुद्र को देखती है, फिर एकदम से पूछती है, क्यों? तुम्हें दिख नहीं रहा? ऑलरेडी मैंने ड्रेस पहनी है। रुद्र आव्या की ओर देखता है और फिर उसके ड्रेस को घूरते हुए कहता है, इस ड्रेस में तुम्हारी कमर दिख रही है और मैं सिर्फ अपनी वाइफ की कमर देखूंगा। अगर तुम मेरी वाइफ होती तो तुम कुछ भी पहनो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट नाउ आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। आव्या मुंह खोले रुद्र को देखने लगती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, इसका मतलब अगर मैं तुम्हारी वाइफ होती तो तुम खुद को कंट्रोल करते। रुद्र सामने देखते हुए कहता है, नेवर। अगर तुम मेरी वाइफ होती तो मैं कब का कार रोककर सब तरफ बंद करता और फिर तभी आव्या बीच में अपने कान बंद करके जोर से चिल्लाती है, स्टॉप इट। वही ये सब बोलते हुए रुद्र काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, पर आव्या के अचानक ऐसे चिल्लाने से वह उसे देखता है। आव्या अपने कान से हाथ हटाकर एकदम से कहती है, जस्ट शट अप। बेशर्मी की भी हद होती है। मुझे पता है हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं है, बट मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ ऐसी बातें करोगे। अब ना तुम बिल्कुल चुप रहोगे और ना ही मैं कुछ बोलूँगी। यहाँ पे कि ये आई डोंट नो। अब ना तुम बिल्कुल चुप रहोगे और ना ही मैं कुछ बोलूँगी दो बोलने दूँगी बोलूँगी दो। बोलते ही आव्या रुद्र का जैकेट लेती है और अपना जैकेट उतारकर उसका जैकेट पहन लेती है। इस दौरान रुद्र दूसरी ओर देख रहा था। उसने गलती से भी आव्या के एक नज़र तक नहीं देखा। आव्या ठीक से बैठ जाती है और आगे देखते हुए कहती है, चलो अब। आव्या ये सब बिल्कुल ऑर्डर वाला लहजे में कह रही थी, लेकिन अब तो रुद्र को आव्या के ऑर्डर सुनने की आदत हो चुकी थी। रुद्र कार स्टार्ट करता है। अब दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। रुद्र तो हमेशा ही चुप रहता था, आव्या ही थी जो बार बार उसका मुंह खुलवाती थी। उधर सहस्त्रा बालकनी में झूले पर बैठी और ठंडी हवाओं के झोंके में अपने चेहरे को महसूस कर रही थी। तभी उसके सामने चॉकलेट की बड़ा सा पैकेट आता है। सहस्त्रा पैकेट को देख सिर उठाकर सामने देखती है तो वह ध्रुवांश को पाती है। ध्रुवांश सहस्त्रा के साथ झूले पर बैठते हुए कहा, कल मैंने रैबिट के मुंह से सुना था कि आपको पेन हो रहा है, तो आप कहें तो मैं मालिश करूं? सहस्त्रा जल्दी से नाम में सिर हिलाकर कहती है, जी बिल्कुल नहीं, अब मैं ठीक हूँ, इतना ज़्यादा दर्द नहीं है। बोलते ही सहस्त्रा बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सी हो जाती है। ध्रुवंश सहस्त्रा के चेहरे को देखते फिर कुछ सोचते हुए कहता है, भाभी मुझे आपसे कुछ पूछना है। सहस्त्रा ध्रुवंश को देखते हुए धीरे से सिर हिलाकर कहती है और धीरे से हाँ कहती है। ध्रुवंश सहस्त्रा के चेहरे को बहुत गौर से देखते हुए कहता है, आप कभी अभियान को छोड़कर नहीं जाएंगी ना? सहस्त्रा यह सुनकर तुरंत ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। सहस्त्रा को समझ नहीं आता कि आखिर ध्रुवंश ऐसा सवाल क्यों कर रहा है, और हमेशा तो वह अभियान को ब्रो ही बुलाता था, लेकिन उसने अभियान का नाम लिया। सहस्त्रा इधर से उधर देखते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? सवाल पर जवाब देने के बजाय सहस्त्रा के सवाल पर ध्रुवांश झूले पर पकड़ कसते हुए कहा, हुआ कुछ नहीं है, लेकिन कोई बात है या फिर बीमारी? आई मीन आपको कोई बीमारी तो नहीं है ना? सहस्त्रा सोचने वाला भाव में चली जाती है और वह धीरे से कहती है, बीमारी? बीमारी तो नहीं है, लेकिन हमें फोबिया है, हमें अंधेरे से डर लगता है। अगर आप इस दर्द के बारे में सोच रहे हैं तो ये नॉर्मल दर्द है, बस 3 दिन तक रहेगा। बोलते ही सहस्त्रा अपने हाथ पेट पर रखती है। ध्रुवंश सहस्त्रा के पेट को देखते हुए फिर सामने की ओर देखते हुए कहता है, नहीं ये तो मुझे भी पता है, वो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पूरी बॉडी चेकअप करा लीजिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे हमें आपकी छोटी छोटी बीमारियों का भी पता चल जाएगा। सहस्त्रा ध्रुवंश के ऐसे बोलने को ना समझते हुए कहती है, लेकिन वह इससे ज़्यादा कुछ बोलती ध्रुवंश तुरंत सहस्त्रा का हाथ पकड़ कहता है, प्लीज़ भाभी एक बार चेकअप करा लीजिए ना। सहस्त्रा ध्रुवंश के हाथ को देखती है और फिर ध्रुवंश के चेहरे को, जिस पर अजीब से एक्सप्रेशन थे, कुछ डर के, कुछ दर्द के और कुछ तो दुख के। सहस्त्रा समझ तो नहीं पाती, पर ध्रुवंश के इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर मान जाती है। यह देखकर ध्रुवंश को एक शांति सी मिलती है
और वह जल्दी से कहता है, ठीक है कल। सहस्त्रा बीच में ही बोलती है, कल नहीं, उसके नेक्स्ट दिन चलते हैं। ध्रुवंश ठीक है बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर आव्या कार के बोनट पर बैठी आइसक्रीम खा रही थी। उसके दोनों हाथ में आइसक्रीम है और वह बहुत मज़े से खा रही है। रुद्र फ़ोन में कुछ देख रहा है और फ़ोन बंद करके पॉकेट में रखता है और फिर आव्या को देखता है। आव्या बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रही थी। खाते हुए उसके होठों के किनारे आइसक्रीम लग जाती है। रुद्र यह देखकर आव्या के सामने खड़ा हो जाता है। आव्या सवाली नज़रों से उसे देखती है। रुद्र आव्या के बहुत करीब होकर उसके होठों को देखता है और देखते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है। यह देखकर आव्या पता नहीं क्यों आंखें बंद कर लेती है। रुद्र आव्या के बंद पलकों को देखता है और फिर अपना हाथ बढ़ाकर अंगूठे से आव्या के होठों पर लगी आइसक्रीम पोंछता है। आव्या के पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती है। आव्या के हाथ से दोनों आइसक्रीम गिर जाती हैं। वह रुद्र के सीने पर हाथ रखे उसकी टी शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। रुद्र का चेहरा आव्या के चेहरे से बहुत करीब था। आव्या को अपने चेहरे पर रुद्र की सांसें महसूस हो रही थी और कुछ देर तक जब आव्या को कुछ भी महसूस नहीं होता तो वह आंखें खोलकर उसे देखने लगती है। रुद्र की नज़रें आव्या की नज़रों से मिल सी जाती हैं। आव्या रुद्र की आंखों में गहराई से देख रही थी। रुद्र आव्या के हाथों पर खुद की टी शर्ट से छोड़कर कुछ कदम दूर हो जाता है। रुद्र को दूर जाता देख आव्या जल्दी से नीचे उतरती है और फिर आगे बढ़कर रुद्र के गले लग जाती है। रुद्र बस खड़ा रह जाता है। आव्या रुद्र को मजबूती से पकड़ती हुई तभी उसे कुछ याद आता है और वह झट से रुद्र से दूर होती है और उसे देखने लगती है। रुद्र बिना भाव के आव्या को ही देख रहा था। आव्या अपने कदम पीछे करते हुए बहुत धीरे धीरे बड़बड़ाती हुई कहती है, नहीं ये क्या हो रहा है मुझे, मैं इनसे इफेक्ट हो रही हूँ। नो ऐसा नहीं हो सकता। बोलते हुए वह फिर से रुद्र को देखती है जो अपने कदम बढ़ाते हुए आव्या की ओर ही जा रहा था। आव्या रुद्र को अपनी तरफ आता देख भागने लगती है। रुद्र सिर टेढ़ा कर आव्या को देखने लगता है। आव्या भागते हुए उस पेड़ के पास आकर खड़ी हो जाती है। वह वहाँ खड़ी होकर रुद्र और उसके करीबी के बारे में सोचने लगती है। रुद्र को जो दूर जाता देख आव्या खुद को इमोशंस को संभाल नहीं पाती, जिस वजह से अपने आगे बढ़कर रुद्र को गले लगा लिया। लेकिन वह अपने इमोशंस को कैसे संभाल नहीं पाई, यह सोचकर आव्या काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। आव्या कुछ और सोचती इससे पहले उसके गर्दन पर किसी के सांसें महसूस होती हैं। आव्या तुरंत मुड़ती है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वह गिरती उससे पहले उसके पास खड़ा रुद्र तुरंत आव्या का हाथ थाम लेता है। आव्या रुद्र को देखने लगती है। रुद्र आव्या को खींचकर उसे कमर से पकड़ लेता है। आव्या रुद्र के हाथ को खुद के कमर पर छोड़ते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे। आव्या के छुड़ाने देखकर रुद्र और ज़्यादा कसकर उसके कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है। आव्या की धड़कन एक एक धड़क उठती है एकाएक और रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, छूने की इजाज़त तो तुमने ही दी थी ना जानम। बोलते हुए वह एकटक आव्या के चेहरे को देखता है। रुद्र के ऐसे कहने से आव्या सिहर उठती है, पर जल्दी ही खुद को संभाल कर कुछ बोलने वाली होती है कि रुद्र उसके होठों से अपने होठों को सटा लेता है। आव्या की सिरहन और धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं। दोनों के होठें बस सटे थे। आव्या हैरानी से रुद्र को देखती है। रुद्र अपने होठों से दूर होकर आव्या के होठों को देखते हुए कहता है, जब तुम ऐसे चुप रहती हो ना तो बहुत अच्छी लगती हो। बोलते ही रुद्र आव्या के कमर से हाथ हटाकर दूर कर होता है और आव्या से 2-3 कदम पीछे होकर कहता है, मुझे नफरत है गर्ल्स के करीबी से, उन्हें छूने से। मैं तुम्हें तुम्हारे मर्जी के बगैर कभी टच नहीं किया और अब ना टच करूँगा। तुम चाहती हो ना तुमसे दूर रहूँ, मैं रहूँगा। बट बोलते ही रुद्र रुक जाता है। आव्या उसकी अधूरी बात को सुनने के लिए उत्तेजित सी हो जाती है, पर रुद्र बिना कुछ बोले कार की ओर बढ़ने लगता है। आव्या ये देखकर कहती है, बट क्या? रुद्र बिना रुके चलता जाता है। आव्या चिढ़ते हुए उसकी ओर भाग कर जाती है। रुद्र कार में बैठता और आव्या उसके पास खड़े होकर कहती है, बोलो बट क्या?
रुद्र चुपचाप आव्या को बिना देखे बैठा हुआ था। आव्या उसकी हरकतें से बुरी तरह चिढ़ जाती है और फिर नाराजगी से कहती है, बताओ वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बोलते हुए आव्या हाथ बांधकर मुंह लटकाए रुद्र की पीट करके खड़ी हो जाती है। आव्या वैसे भी 1 घंटे तक खड़ी रहती है, पर ना रुद्र कोई जवाब देता है और ना ही आव्या को देखता है। आव्या के पैर अब एक जगह खड़े खड़े दर्द होने लगे, जिस वजह से वह खुद मुड़कर चिल्लाते हुए कहती है, तुम ना 1 नंबर के खड़ूस और बदतमीज इंसान हो। तुम्हारा नाम रुद्र नहीं, रूड होना चाहिए। पता नहीं किस पागल कुत्ते ने मुझे काटा था जो मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर आ गई। बोलते ही आव्या पैर पटकते हुए वहाँ से जाने लगती है। आव्या जाते हुए ध्रुवंश को कॉल करने लगती है। कुछ ही पल में ध्रुवंश कॉल रिसीव करता है और आव्या मुंह बनाते हुए कहती है, मेरा बच्चा प्लीज़ लेने आ जाना, एक जगह आकर फंस गई हूँ। उधर से ध्रुवंश सवाल करता है, कहाँ हूँ? आव्या आमने सामने देखती है तो जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता सिवाय सुनसान रोड और जंगलों के। यह देखकर आव्या एकदम से रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है जहाँ रुद्र की कार अब तक खड़ी थी। आव्या रुद्र की कार देख ही रही थी कि तभी ध्रुवंश की आवाज़ आती है, हेलो ट्यूलिप, कहाँ हो तुम? बताओ, मैं अभी लेने आ रहा हूँ। आव्या फ़ोन को देखती है, फिर एक नज़र रुद्र की कार को देखकर ध्रुवंश से कहती है, छोड़ो अंश, मुझे लिफ्ट मिल गई है, मैं घर पर आकर तुमसे मिलती हूँ। बोलते हुए आव्या कार की ओर बढ़ने लगती है। ध्रुवंश की आवाज़ फिर एकदम आती है, ध्यान से ट्यूलिप, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे कॉल करना। आव्या हाँ बोलती है और बाय बोलकर कॉल कट कर देती है। आव्या चलकर चुपचाप रुद्र की कार में बैठ जाती है। आव्या के बैठते रुद्र कार स्टार्ट करता है और चंद पलों में ही हवाओं से चीरते हुए आगे बढ़ जाता है। सक्सेना हाउस में सभी हॉल में मौजूद थे और ध्रुव बहुत बुरी तरीके से दर्श को घूर रहा था। दर्श चाय पीते हुए श्रेष्ठा को ही देख रहा था, जो सबको चाय दे रही थी। श्रेष्ठा और सहसा सबको चाय देने के बाद खुद बैठ जाती हैं। श्रेष्ठा ध्रुव के सामने जैसे ही बैठती है, ध्रुव उसके हाथों को पकड़कर कहता है, दर्श शेखावत, अपनी नज़रें मेरी बीवी से दूर रखना, समझे तुम? दर्श सपाट से जवाब देता है, मेरी आंखों में जिसे चाहा देख सकता हूँ। बोलते हुए वह चुप हो जाता है। श्रेष्ठा के साथ साथ जो हॉल में मौजूद थे वो भी दोनों को देखते हैं। ध्रुव दांत पीसते हुए कहता है, आंखें तुम्हारी हैं लेकिन बेबी मेरी है, इसलिए अपनी नज़रें कहीं और रखो। दर्श भी कुछ बोलने को होता है कि श्रेष्ठा जोर से चिल्लाती है, स्टॉप इट। बोलते ही श्रेष्ठा दोनों को घूरते हैं और फिर कहती है, ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने, चुपचाप रह नहीं सकते हो? श्रेष्ठा की बात सुनकर ध्रुव और दर्श दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। श्रेष्ठा दर्श को देखते हुए, दर्श मुझे लगता है अब तुम्हें देवेश शेखावत को अपने जिंदा रहने की खबर दे देनी चाहिए। देवेश का नाम सुनकर सहसा पहले श्रेष्ठा को देखती है और फिर दर्श को। दर्श नाराज़गी से कहता है, ओह तो अब ध्रुव आ गया तो तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो? इतना बोलते ही दर्श खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। विक्रम सबको देखता है और फिर वह भी दर्श के पीछे पीछे चला जाता है। सहस्रा ने आज तक कभी भी गौर से दर्श को नहीं देखा, लेकिन आज अपने नाना जी का नाम सुनकर बहुत गौर से दर्श को देखती है और जल्दी पहचान भी जाती है, क्योंकि दर्श की फ़ोटो उसके घर में थी और यह भी जान लेती है कि दर्श उसका मामा है, जिसे अब तक उसके परिवार वालों मरा हुआ समझते हैं। दर्श की नाराज़गी से जाता देख श्रेष्ठा भी उठकर जाने लगती है। तभी ध्रुव उसका हाथ पकड़ लेता है। श्रेष्ठा ध्रुव के पकड़े हाथ को दिखाती है और फिर ध्रुव देखती है और फिर ध्रुव को। ध्रुव एकदम से कहता है, बेबी छोड़ो ना उसको। श्रेष्ठा ध्रुव के आंखों में देखकर कहती है, अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ दर्श की वजह से। यह सुनते ही ध्रुव श्रेष्ठा का हाथ छोड़ देता है। श्रेष्ठा कुछ पल ध्रुव को देखती है और फिर दर्श जिधर गया था उधर चली जाती है। कमरे में दर्श अपने सामने को बैग पैक कर रहा था। विक्रम उसे मना करते हुए कहता है, क्या यार, ये क्या पागलपन है, तू ऐसे कैसे जा सकता है? दर्श उसकी बात बिना सुने बस अपनी पैकिंग किए जा रहा था। वह कबर्ड से अपने कपड़े निकालता है और फिर बैग में रखता है।
तभी श्रेष्ठा उसका हाथ पकड़ लेती है। दर्श श्रेष्ठा से खुद को छुड़ाता है। श्रेष्ठा उसके सामने खड़ी होकर कहती है, ये क्या नाटक है दर्श? दर्श बैग को बंद करते हुए कहता है, तुम चाहती हो ना कि मैं यहाँ से जाऊँ तो जा रहा हूँ। बोलते ही वह बैग उठाता है। श्रेष्ठा फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। दर्श और विक्रम श्रेष्ठा को देखते हैं। श्रेष्ठा के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। वह कहती है, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, बस इतना कहा है कि अपने पेरेंट्स को बता दो कि तुम जिंदा हो। कभी तुमने सोचा है उन्हें जब ये पता चलेगा और तुम जिंदा हो और वो कितने ज़्यादा खुश होंगे। मैंने पहले भी तुमसे कहा था ना कि तुम सच्चाई बता दो, पर तुम तो पता नहीं किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो। दर्श कुछ पल श्रेष्ठा को देखता है और उसके हाथ को पकड़ कर कहता है, अगर मैं डैड के पास जाता हूँ तो डैड को रुद्रांश की सच्चाई पता चलती और वो उसे किसी भी हालत में ज़िंदा नहीं छोड़ते। पर मैं नहीं चाहता कि रुद्रांश की मौत शेखावत के हाथ हो, बल्कि मैं बस यह चाहता हूँ कि रुद्रांश की मौत सिर्फ सिंघानिया के हाथों हो। दर्श श्रेष्ठा का हाथ छोड़ता है और फिर अपना बैग उठाता है। श्रेष्ठा दर्श को रोकते हुए कहती है, मत जाओ ना दर्श, देखो अब तो तुम्हारे डैड किंग नहीं है, मतलब उनके पास कोई पावर नहीं है। तुम बस अपना सच बताकर यहाँ आ जाना। इतना बोलते ही श्रेष्ठा दर्श के हाथ से बैग छुड़ाती है और फिर बैग खोलकर उसके सामान को वापस से कबर्ड में रखने लगती है। दर्श बस श्रेष्ठा को देखता रह जाता है। श्रेष्ठा पूरे बैग को खाली करके बैग को ले जाती है और बोलती है, गलती से भी कोशिश मत करना यहाँ से जाने की, समझे तुम? बोलते ही श्रेष्ठा बाहर निकल जाती है। दर्श उसे जाता हुआ देख मुस्कुरा देता है। हॉल में ध्रुव, सौरभ, सहस्रा, ध्रुवश बैठे बात कर रहे थे। तभी अचानक सहस्रा का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजे का नज़ारा देख सहस्रा का दिल धक सा जाता है। वह तुरंत खड़ी हो जाती है। सहस्रा को देखकर सभी उसकी नज़रों का पीछा करते हुए दरवाजे की ओर देखते हैं। ध्रुवश जैसे ही उधर देखता है उसके मुंह से एकाएक निकलता है ब्रो। बोलते हुए जल्दी से उसे उठ जाता है। दरवाजे पर रोहिणी अव्यान को पकड़कर खड़ा था। अव्यान के सिर पर पट्टी थी और उसके हाथों में भी पट्टियां थीं। सहस्रा के चेहरे पे दर्द के भाव दिख रहे थे। वे अपनी जगह से जमी हुई थी। ध्रुवश अव्यान के हाथ बंधे देते ध्रुवंश अव्यान को कंधा देते हुए कहता है, ये सब क्या हुआ? रोनी जवाब में कहता है, एक बच्ची को बचाने के चक्कर में ट्रक ने अव्यान को टक्कर मार दी। ध्रुवंश और रोनी अव्यान का सहारा देते हुए कमरे में ले जाते हैं। उसके पीछे पीछे सभी चले जाते हैं। ध्रुवंश अव्यान के पैरों को पकड़कर बेड पे रखते हुए कहता है, ब्रो क्या ज़रूरत थी आपको ये सब करने की? इतने सारे बॉडीगार्ड थे। और रोनी तुम क्या कर रहे थे? रोनी कुछ बोलने को होता है कि अव्यान तुरंत उसे इशारा करता है, जिससे वह चुप हो जाता है। सहस्रा दरवाजे पर खड़ी बस अव्यान के चोटों को देख रही थी। तभी श्रेष्ठा अंदर आते हुए कहती है, डॉक्टर को अच्छे से दिखाया है ना तुमने? और कहीं चोट तो नहीं लगी है? रोनी अच्छे से चेक करवाया ना तुमने? सबके चेहरे पे परेशानी थी और सहस्रा के चेहरे पे बस दर्द। वह अव्यान के हर के चोटों को बहुत गौर से देख रही थी। हर एक चोट जिसमें सफ़ेद पट्टी पर हल्का खून भी दिख रहा था। अव्यान सबको देखता है और अचानक उसकी नज़र दूर खड़ी सहस्रा पर चली जाती है। उसे देखते ही अव्यान अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे उसे सहस्रा की दर्द भरा चेहरा देखा ना जा रहा हो। कुछ देर बाद सभी अव्यान को रेस्ट करने का बोलकर जाने लगते हैं। ध्रुवंश जाते हुए दरवाज़ा पर रुक जाता है और सहस्रा को देखते हुए कहता है, आप यहीं रुकिए भाभी, शायद ब्रो को कुछ ज़रूरत पड़ जाए। सहस्रा कोई जवाब नहीं देती। ध्रुवंश एक नज़र अव्यान को देखकर चला जाता है। सबके जाने के बाद सहस्रा बहुत धीरे धीरे चलकर अव्यान के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वह अब भी अव्यान के हरेक चोटों को एक एक देखने जा रही थी। उसके चोटों को देखते हुए उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसके तकलीफ़ को देखते हुए उसके आंसू आंखों से होते हुए गालों पर बह जाते हैं। अव्यान की आंखें बंद थी, पर जैसे ही सहस्रा के आंसू बहते हैं वो अपनी मुट्ठी कस लेती है, जैसे उसे बात की जानकारी हो गई हो कि सहस्रा अपने दर्द बयां कर रही है। सहस्रा अपने दर्द को जब बिल्कुल सह नहीं पाती तो एकदम से अव्यान के गले लग जाती है। उसके ऐसे करते ही अव्यान अपनी आंखें खोलता और सहस्रा को देखने लगता है, पर सहस्रा का चेहरा उसके सीने में छुपा था।
सहसा के आंखों से अब लगातार आंसू बहने लगते हैं। अगर एक्सीडेंट में अव्यान को कुछ हो जाता तो ये सोच सहसा के दिमाग में चल रहा था। उसे यह सोच सोच कर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे सहसा को सिसकी सी सुनाई देने लगती हैं। धीरे धीरे सहसा की सिसकी भी सुनाई देने लगती है, पर अव्यान वैसा का वैसा ही लेटा रहता है। न वह सहसा का सहारा देते हुए उसे गले लगाता है और न ही उसे शांत करने के लिए उसके आंसुओं को पोंछता है। वह बस अपनी चोटों पर सहसा के दर्द को महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रुद्र की कार सक्सेना हाउस के सामने रुकती है। आव्या रुद्र के जैकेट को उतारकर उसे देती है और अपना जैकेट पहन लेती है। रुद्र अब भी आव्या को नहीं देख रहा था, बस सामने की ओर ही देख रहा था। आव्या कार से नीचे उतरती है। वहीं ध्रुवंश जो बालकनी में खड़ा था वह आव्या को उतरते हुए देखता है, पर रुद्र को नहीं देख पाता। आव्या वहां से जाने लगती है, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। आव्या नंबर देखकर काटती है, फिर से फ़ोन रिंग होता है। आव्या फ्रस्ट्रेट होकर फ़ोन रिसीव करती है और तभी उधर से आवाज़ आती है, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा और ना किसी को तुम्हें टच करने दूँगा। तुम जिद हो मेरी, ये तुम्हें कभी भूलने नहीं दूँगा। यह सुनते ही आव्या के मुंह से एकाएक निकलता है, रुद्र तुम। बोलते ही वे पीछे पलट कर देखती है, जहाँ कोई नहीं था। रुद्र जा चुका था। आव्या फ़ोन को देखती है तो वह कट चुका था। आव्या जल्दी से फिर से फ़ोन करती है, पर इस बार फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। वहीं इधर कार में रुद्र फ़ोन से सिम कार्ड निकाल कर उसे देखते हुए कहता है, तू जुनूनियत है मेरी, यही मेरी ज़िद है। ज़िद से आगे मेरा ना कुछ है। तुम मेरी हो कहकर भी तुमसे दूर रहूँगा। जन्म आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। बोलते रुद्र ने फ़ोन में से सिम कार्ड निकाला और फेंक दिया। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।